हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी लैन। तो इससे पहली वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि ग्रिफिथ ने कैसे बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, पर उससे सारे साइंटिस्ट खुश नहीं थे। सारे साइंटिस्ट उसे कन्विंस नहीं हो पाए थे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से। इसलिए काफ़ी और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, और सारे लोग उसे मान गए। तो आगे देखते हैं कि कैसे सारे लोगों को कन्विंस किया गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। तो देखते हैं वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। द unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Alfred Hersey and Martha Chase। तो हर्सी और चेज एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट टाइम ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद से किसी को उससे आपत्ति नहीं हुई और सब लोग इसे मान गए। दे वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। उन्होंने किसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरियोफेजेस के साथ। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरिया दोज इन्फेक्ट वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। The bacteriophages attaches to the bacteria and its genetic materials, then enters the bacterial cell। तो बैक्टीरियोफेजेस मेनली कैसे इन्फेक्ट करते हैं, मतलब दीज वायरसेस कैसे किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं? वो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को। किस तरीके से? तो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, तो ये वायरस है बैक्टीरियोफेज। ये हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये इस बैक्टीरियल सेल को कैसे इन्फेक्ट करेगा? सिंपली ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इसको इन्फेक्ट करेगा, और इसका जो कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, इसे अपने कंटेंट की तरह यूज़ करेगा। कौन? दैट बैक्टीरियोफेज। द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर्स द बैक्टीरियल सेल। तो उसके जेनेटिक मटेरियल से अटैच हो जाते हैं जो बैक्टीरियोफेजेस, और बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल as if it was its own and subsequently manufacture more viruses particles। तो जो बैक्टीरियल सेल है, वो जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल जो अंदर आया था, वो अपने साथ उसके जेनेटिक मटेरियल को मिला लेती है। जैसे कि वायरस का आरएनए आया, तो उसने अपने अंदर उस वायरस के आरएनए को अपने साथ मिला लिया, और उसके साथ उसने और भी सारे और अपने ही जेनेटिक मटेरियल की तरह उसे यूज़ करने लगा। और जैसे जैसे वो उस डीएनए से जो भी प्रोसेस करता, उस डीएनए से जो भी कोडिंग कराता, उसके थ्रू और भी नए वायरस फॉर्म होते जाते। So the bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own। बैक्टीरियल सेल वायरल जेनेटिक मटेरियल को ऐसे यूज़ करते थे जैसे ये उनका खुद का ही जेनेटिक मटेरियल है, और परिणाम स्वरूप सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल, और मोर वायरस पार्टिकल्स बनते जाते। हर्सी एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया। तो हर्सी एंड चेज वर्क कर रहे थे क्या डिस्कवर करने पे? कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, जो वायरस से जो बैक्टीरिया में जो इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आई, तो वो प्रोटीन आई थी या फिर डीएनए आया था। इस चीज़ पे वो मेनली वर्क कर रहे थे। ओके, सो उन्होंने कैसे किया है? दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर्स ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। तो उन्होंने दो चीज़ ली, एक तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किए, कुछ बैक्टीरिया उन्होंने, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, वायरसेस। कौन से? बैक्टीरियोफेज है। तो कुछ वायरसेस उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किए, और कुछ वायरसेस उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर पे। जैसे कि हमें पता है फॉस्फोरस किस में होता है? डीएनए में होता है। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फेट। ओके, एंड सल्फर यूज़ होते हैं प्रोटीन्स में। ठीक है, इसको और आगे देखते हैं। सो द वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, वो किस में चला गया? रेडियो एक्टिव डीएनए में। तो वायरस जो जो प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में ग्रोन हुए थे? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। उन्होंने क्या कंटेन किया? रेडियो एक्टिव डीएनए, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन।
and because DNA contains phosphorus but protein does not. Okay, similarly viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein. तो प्रोटीन का कंटेंट है सल्फर, तो रेडियोएक्टिव प्रोटीन बना बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं रेडियोएक्टिव फेजेस मीन्स रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेजेस, जो कि रेडियोएक्टिव कौन से दो टाइप के, एक तो जिनका डीएनए रेडियोएक्टिव हुआ था, दूसरा जिनका प्रोटीन रेडियोएक्टिव हुआ था. इसकी वजह से सल्फर की वजह से प्रोटीन हुआ था रेडियोएक्टिव और फॉस्फोरस की वजह से डीएनए हुआ था. वर अलाउड टू अटैच टू एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया. तो इन बैक्टीरियोफेजेस को अलाउ कर दिया ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए. देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ा द वायरल कोट्स वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द एगिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर. इन्फेक्शन बढ़ने के बाद जैसे ही उन्होंने अपना बैक्टीरियोफेजेस ने जैसे ही इन्फेक्शन किया तो उनका जो वायरल कोट्स था, जो इन्फेक्शन करने वाला वायरल कोट्स मीन्स जो उनका रेसिड्यू बच गया वायरल बैक्टीरियोफेजेस का, उसको उन्होंने किसके थ्रू, ब्लेंडर के थ्रू रिमूव कर दिया. किससे, बैक्टीरिया से. द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज से की हेल्प से उन्होंने वायरस बचे हुए वायरस पार्टिकल के रेसिड्यू को अलग कर दिया. बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव. जो जितने भी बैक्टीरिया थे जो कि इन्फेक्ट हुए थे वायरस से, जिनके डीएनए में जिनके पास रेडियोएक्टिव डीएनए था, वो सारे के सारे बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव थे. मतलब कि जो जितने वायरस थे जिनका डीएनए रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के थ्रू बना था, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के थ्रू मीन्स डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया था, और ऐसे वायरस ने जिस ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था, तो उनमें जब देखा गया ई कोलाई बैक्टीरिया में, तो उनका डीएनए भी रेडियोएक्टिव पाया गया. Bacteria which were infected with viruses that have radioactive DNA were radioactive. Okay, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria. जो कि बताता है कि DNA वो मटेरियल है जो पास हुआ था वायरस से लेके बैक्टीरिया में. Bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. क्योंकि ऐसा प्रोटीन्स के साथ नहीं हुआ था. प्रोटीन्स को जब एगिटेट किया था, जो प्रोटीन जिन वायरसेस में प्रोटीन था उनको जब एगिटेट किया था, तो उनका जो रेडियो एक्टिविटी थी वो बाहर ही ख़त्म हो गई थी, वो अंदर बैक्टीरियल सेल में नहीं पाई गई थी रेडियो एक्टिविटी. दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस. इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं गए थे वायरस से. डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया. तो यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि डीएनए ही वो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है वायरस से बैक्टीरिया में. ये है हर चीज़ एक्सपेरिमेंट पूरा. इसको यहाँ देख लेते हैं एक और बार. तो उन्होंने क्या किया, दो बैक्टीरिया लिए, दो बैक्टीरियोफेजेस लिए, मीन्स ये है वायरस. एक का उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर से एक को उसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव कर दी, और एक को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से ट्रीट करके डीएनए क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया. तो जिस प्रोटीन को तो यहाँ पे देखिए ए वायरस, बी वायरस. तो जो ए वायरस का प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, जब उसका इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ ये फर्स्ट पिक में, तो और जो यहाँ पे चिपक गया इससे बैक्टीरिया से, ई कोलाई से. इसके बाद जब इसे ब्लेंडर में एगिटेट किया गया और इसके जो रेसिड्यू बाहर गए, उसके बाद जो थर्ड स्टेप में बैक्टीरिया में इसकी जब रेडियो एक्टिविटी देखी गई, तो रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, और वायरस का जो भी थी रेडियो एक्टिविटी वो बाहर ही रह गई. जबकि सेकंड जो वायरस था, बी वायरस, जब उसको इन्फेक्ट कराया गया, इन्फेक्ट कराने के बाद जब ब्लेंडिंग कराई गई और सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पर
जब सब कुछ अलग अलग हो गया, वायरस मटेरियल अलग रह गया रेसिड्यू, और जब बैक्टीरिया को देखा गया तो वो रेडियो एक्टिव पाया गया। मीन्स डीएनए अंदर, डीएनए ही था सब्सटेंस जो पास हो पा रहा था अंदर, प्रोटीन तो बाहर ही रह गया था। ये हमें यहाँ से कंक्लूड हो गया था। ओके, सो द रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, तो जो नया रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, रेडियो एक्टिव जो सल्फर था वो बाहर ही रेसिड्यू में पाया गया। एंड नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, तो जो प्रोटीन जो भी रेसिड्यू बचा था वायरस का, उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं बची थी, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तो डीएनए की वजह से, तो डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर जा चुका था। तो ये था हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ओके, काफ़ी सिंपल था। बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम एक चीज़ और देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। यहाँ पे हम स्टेबिलिटी भी देखेंगे डीएनए की। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन्स वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्वली रिजॉल्व फ्रॉम द हर्शीज एक्सपेरिमेंट। तो हर्शीज एक्सपेरिमेंट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। इट बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज़ डीएनए दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, तो वो डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट इन सम वायरसेज आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। ये भी सही है कि कुछ वायरसेज में आरएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल टोबैकोमोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेजेज, इनके नाम याद करिएगा कि कौन से ऐसे वायरसेज हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, whereas RNA performs dynamic function of messenger and adapter has to be found from the differences between chemical structure of the two nucleic acid molecule। तो डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है और आरएनए इतना डायनामिक फंक्शन क्यों रखता है, इतनी वेरिएबल फॉर्म्स क्यों रखता है, कभी मैसेंजर की तरह वर्क करता है, कभी एडेप्टर की तरह वर्क करता है, कभी किसी एंजाइम की तरह वर्क करता है। तो इन दोनों का पता हम डीएनए और आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हैं। सो कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए और आरएनए। तो ऐसे क्या क्या डिफरेंस थे डीएनए और आरएनए में, हमें पता है बेसिकली। पहला डिफरेंस तो ये था कि डीएनए में होती है, यहाँ बना लेते हैं हम डीएनए आरएनए, क्या वो चीज़ें और डीएनए की स्टेबिलिटी को बताते हैं। सबसे फर्स्ट तो है डीएनए में होती है कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और यहाँ होती है राइबोस शुगर, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये इसे रिएक्टिव बनाता है आरएनए को। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ हमारा थायमीन है और यहाँ यूरेसिल। ओके, यूरेसिल इज मोर रिएक्टिव देन थायमीन। थर्ड वन क्या है, थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, और यहाँ एंड डबल स्ट्रैंडेड नेचर। ये होने की वजह से बेस पेयर्स इसमें बॉन्ड बना के रहते हैं जो इसको मोर स्टेबल बनाते हैं। यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए, हाईली रिएक्टिव। सो दीज आर द केमिकल differences. A molecule that can act as a chemical genetic material must fulfill the following criteria. So यहाँ से लेके 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हैं जो अगर इन 4 पॉइंट्स को कोई भी मानता है तो वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा। तो कौन सा है, पहला है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब वो अपनी फ़ोटोकॉपी या अपनी प्रतिलिपि बनाने के एबल हो। सो डीएनए हमारा है पहला पॉइंट, डीएनए बखूबी बताता है, प्रोटीन इस कैटेगरी से पहले ही आउट हो गया, एंड आरएनए भी इसको करता है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, तो यहाँ हमारा डीएनए तो केमिकली स्टेबल है और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है।
केमिकली क्यों स्टेबल है? केमिकली 2 पॉइंट से स्टेबल है, थायमीन की वजह से एंड प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर की वजह से। स्ट्रक्चरली कैसे? डीएनए स्टेबल है कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से, जो उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है, जबकि ये वाला क्राइटेरिया आरएनए फॉलो नहीं कर रहा है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। डीएनए स्लो चेंजेस म्यूटेशन तो करता है, पर आरएनए में म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। हम कोरोना वायरस में भी देख सकते हैं कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं उसकी, जिस वजह से हमें उसकी वैक्सीन लाने में भी टाइम लग रहा है। हर हर समय उसके फॉर्म चेंज हो रही है, वो अपना स्वरूप चेंज कर लेता है, कोई और ही उसमें आरएनए बन जाता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर्स मीन्स हेरिडिटी, जीन्स के फॉर्म में वो अपने कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पास ऑन करे। तो ये चारों के चारों बखूबी हमारा डीएनए कंप्लीट कर रहा है। तो एक जेनेटिक मटेरियल को ये सारे चारों पॉइंट मानने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ वन एग्जामिन्स इस रिक्वायरमेंट वन बाय वन, अगर हम हर एक रिक्वायरमेंट को, ऊपर वाले जो चारों रिक्वायरमेंट हैं उनको एक एक कर देखें, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी, रूल ऑफ बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्रिटी के आधार पे बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस। मतलब वो दोनों के दोनों अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं, दोनों के दोनों अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन्स फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। प्रोटीन पहला ही पॉइंट फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल की इस रेस से पहले ही हट गया है। अब बचे हमारे पास सिर्फ दो, डीएनए एंड आरएनए। तो अब इनमें हम देखते हैं। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वर वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि हमें ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में भी पता चल गया। जब बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया गया तो बैक्टीरिया मर जाता है, पर फिर भी उसका जेनेटिक मटेरियल जिंदा रहता है, जो कि एस स्ट्रेन, जो जब उसको हीट किल कर दिया गया फिर भी उसका जेनेटिक मटेरियल जिंदा रहा, जिसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को दोबारा ट्रांसफॉर्म कर दिया था एस स्ट्रेन में, विच किल्ड द बैक्टीरिया एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को खत्म नहीं कर पाया था। दिस नाउ कैन ईजिली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इज सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर। सो ये हम डीएनए में देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को जब हीट किया जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए तो दूर होती हैं, पर जैसे ही दोबारा से टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो दोबारा से एक साथ जुड़ जाती हैं, व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। फर्दर 2OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप। ये भी हमने देख चुके हैं, जो उसकी राइबोस शुगर में सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है, वो आरएनए को रिएक्टिव बनाता है एंड मेक्स आरएनए लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल। इस वजह से आरएनए काफ़ी रिएक्टिव है। आरएनए इज ऑल्सो नोन एज टू बी कैटालिटिक हैंस रिएक्टिव। काफ़ी एंजाइम है आरएनएज, राइबोजाइम, जो भी कैटालिसिस और एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव। तो यहाँ जो सेकंड पॉइंट है हमारा, स्टेबिलिटी के आधार पर डीएनए इस रेस को जीतता है, डीएनए और आरएनए के बीच में, कि डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए एज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। सो डीएनए इवॉल्व हुआ एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये हमने यहाँ देखा। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट प्लेस ऑफ यूरेसिल ऑल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, ये भी हम देख चुके हैं। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन हम एमबीबीएस की बुक्स में देखेंगे। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों डीएनए और आरएनए म्यूटेशन के लिए एबल हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, जो म्यूटेशन यानी चेंज होता है, चेंज सबसे ज़्यादा किस में होगा? जो रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव मीन्स कम स्टेबल होगा, तो कम स्टेबल हमारा आरएनए है, तो इसी में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन होगा। सो आरएनए म्यूटेशन फास्ट रेट पर शो करता है।
जैसे कि मैंने बताया आपको कोरोना वायरस के केस में। कंसिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। ओके, आरएनए जल्दी म्यूटेट और इवॉल्व करता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। आरएनए डायरेक्ट ही प्रोटीन्स बना सकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही प्रोसेस करनी है, ट्रांसलेशन। जबकि डीएनए को पहले सेंट्रल डॉग्मा में हमने देखा था, डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, उसके बाद आरएनए प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन के थ्रू। ओके, बट आरएनए को सीधा एक ही स्टेप फॉलो करना है, तो आरएनए प्रोटीन जल्दी बनाते हैं। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। तो आसानी से कैरेक्टर्स भी अपने एक्सप्रेस करते हैं। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए डिपेंडेंट होते हैं आरएनए पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि पहले वो आरएनए बनाएंगे, उसके बाद प्रोटीन बनेगा। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए। जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी कौन सी होती है? राइबोसोम्स। जो कितने सब यूनिट से बना होता है? 2 सब यूनिट से, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। उसमें मेन क्या रहते हैं? हमारे राइबोसोमल आरआरएनए होते हैं, जिनको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनएज। राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। सो द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इज इवॉल्व अराउंड आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी आरएनए के अराउंड ही इर्द गिर्द घूमती है। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए फंक्शंस एज जेनेटिक मटेरियल। तो ऊपर के पूरे डिस्कशन से पता चलता है कि आरएनए एंड डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बट डीएनए ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए काम में आता है, बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ बेटर। बट ट्रांसमिशन के लिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिशन क्या? उसके कैरेक्टर शो करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आरएनए इज बेटर। सो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया डीएनए का काम ख़त्म। डीएनए की डिस्कवरी क्या थी, कैसे थी, सब लोगों ने कैसे उसे मान लिया कि डीएनए ही है, ये हमने देख लिया यहाँ तक। अभी थोड़ा सा आरएनए वर्ल्ड और देख लेते हैं कि आरएनए ही कैसे सबसे, आरएनए वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। ये बताया गया है कि डीएनए के होते हुए भी हमें आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, आरएनए इम्पोर्टेंट है। सो फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन एंड इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्वेश्चन हमेशा सबके मन में आता है कि आरएनए पहले आया था या डीएनए पहले आया था। इट्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाएगा, बट अभी के लिए वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। कुछ फैक्ट्स और पॉइंट्स यहाँ रख रहे हैं। यहाँ वो क्लियरली कह रहे हैं आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व अराउंड आरएनए। ओके, इन प्रोसेसेस में, स्प्लाइसिंग वगैरह में आरएनए ही काम आता है। आरएनए यूज टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स। जो कि हमें पता है कौन से हैं, कई बार हम देख चुके हैं। RNA is ribosome. Okay, these are the enzymes, those are not protein. But RNA being a catalyst were reactive and hence unstable. Okay, therefore DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. तो हमें पता है कौन कौन से modifications हैं DNA के अंदर जो RNA से ज़्यादा DNA को स्टेबल बनाते हैं, और DNA ही है जो RNA से इवॉल्व हुआ है with some chemical modifications. DNA being double stranded, having complementary strand, further changes by evolving a process of repair. ये भी हमने पीछे देख चुके हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आरएनए की भी भूमिका काफ़ी ज़्यादा है, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ये सब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अगर इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताएं।
थैंक यू।